नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। 24 घंटे में 2,739 नए केस और 1,038 लोगों की मौत। और भारत के करोड़ों लोगों के मन में यही सवाल कि अब आगे क्या होगा। कोरोना की बुलेट ट्रेन में ब्रेक कैसे लगेगी? क्या वीकेंड कर्फ्यू लगाने से या नाइट कर्फ्यू का टाइम बढ़ाने से कोरोना रुकेगा? क्या आपको अपने इलाके का हाल पता है? अगर आपके आसपास भी संक्रमण सुपर फास्ट हो गया है और आप घबराहट महसूस कर रहे हैं, तो हम आपके लिए तमाम एक्सपर्ट्स की मदद से आज एक सुपर विश्लेषण करने वाले हैं। इसमें हमने आपके तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। 5 राज्यों के चुनाव जीतने के लिए नेता भी रैली कर रहे थे और कोरोना वायरस का रोड शो भी चल रहा था। जब सब बेफिक्र होकर चुनावी मोड में थे, तब कोरोना वायरस भी संक्रमण वाली रैली कर रहा था। तो क्या 5 राज्यों में चुनावों के साथ संक्रमण हो गए? इसका जवाब आपको हमारी रिपोर्ट देगी। कोरोना की दूसरी लहर बच्चों के लिए भी बहुत घातक है। ऐसे में सवाल यह है कि आपके बच्चे कोरोना के नए हमले से कैसे बचेंगे? बच्चों में कोरोना संक्रमण का कितना खतरा है और आप क्या कर सकते हैं? इस पर आज मैंने विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। इससे आपकी तमाम शंकाओं का समाधान होगा। इसके बाद हांफती हुई कोरोना टेस्टिंग व्यवस्था का चेकअप करेंगे। आपको बताएंगे कि कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट लेट लतीफ क्यों हो रही है और भारी संक्रमण के बीच टेस्ट व्यवस्था की कमजोरी से किस तरह का खतरा है। आज आपके लिए काम की खबर भी है जो आपके मास्क से जुड़ी हुई है। कोरोना की दूसरी लहर में एक महत्वपूर्ण आशंका यह है कि क्या आपका फैंसी मास्क कोरोना को रोक लेगा? कैसे कोरोना वायरस की ताकत के सामने मास्क की सुंदरता फीकी पड़ सकती है, यह आपको बताएंगे। खबरदार में आगे इस रिपोर्ट को देखने से पहले आपको यह कंफर्म करना है कि क्या आपके मास्क में 3 लेयर हैं। कोरोना की दूसरी लहर नहीं, तूफान है। ऐसा तूफान जिससे लड़ने की तैयारी सिस्टम ने नहीं की। ऐसा तूफान जिस पर सरकारें बेसुध रहीं। हर महामारी में ऐसी खतरनाक दूसरी लहर आती है, लेकिन किसी को कोई ध्यान नहीं था। यह ऐसा तूफान है जो शहर शहर तबाही मचा रहा है। हर दूसरे घर में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। आप सोशल मीडिया देख लीजिए, हर जगह से बेड, ऑक्सीजन, इंजेक्शन, प्लाज्मा के लिए गुहार है। शमशान घाटों पर जगह कम पड़ गई है। पिछले 10 दिन में तबाही मची है। दिल्ली ने मुंबई को पीछे छोड़ दिया है। यूपी में रोज रिकॉर्ड बन रहे हैं। सवाल यह है कि कोरोना का यह तूफान कब शांत होगा? क्या हम इस तबाही को अपनी किस्मत मान ले और इस तूफान के निकल जाने का इंतजार करें? लेकिन सवाल तो यह है कि कितना इंतजार करना पड़ेगा? कोरोना की यह लहर कब रुकेगी? इसमें 1 महीने लगेंगे, 2 महीने लगेंगे, या फिर इस बार काफी समय तक हमें इस आपदा से लड़ना होगा? हमने एक्सपर्ट से बात की है। कितना वक्त लगेगा यह हमारे हाथ में है, क्योंकि जिस तरह की बेफिक्र सोच है और जिस तरह की लचर तैयारी है, उसमें यह बात बिल्कुल तय है कि संक्रमण की रफ्तार इतनी जल्दी कंट्रोल में नहीं आएगी। दिल्ली देख लीजिए, मुंबई देख लीजिए, लखनऊ देखिए, पटना देखिए, भोपाल, इंदौर देखिए, रायपुर, रांची देख लीजिए। अपने आसपास देखिए, सोशल मीडिया पर देखिए, चीख पुकार, हाहाकार मचा है। जिस तरह के पेशेंट जो हम लोग डे टू डे देख रहे हैं, एक तो यंग पेशेंट में ये बहुत ज्यादा हो रहा है। यंग पेशेंट बहुत जल्दी हैप्पी हाइपोक्सिया में जा रहा है। सडनली ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ रही है और बहुत ही जानलेवा साबित हो रहा है ये वाला वायरस। किसी को बेड चाहिए, किसी को इंजेक्शन, किसी को प्लाज्मा चाहिए, किसी को ऑक्सीजन। टेस्ट से लेकर इलाज तक मारा मारी है। मिल जाए तो राम का नाम लीजिए, नहीं तो श्मशान में भी वेटिंग है। ये जो लहर है, ये जो सेकंड वेव है, वो अच्छी नहीं है, वो खतरनाक है। एक तरह का ये साइक्लोन है, तूफान है। तूफान आ रहा है, हमको साइड में हटना है, हमको घर के अंदर रहना है। तूफान से जाके मुकाबला करने की कोशिश करेंगे, तकलीफ हमारे को ही होने वाली है। कोरोना का ये वो तूफान है, ये वो साइक्लोन है जो सब तबाह करने आया है। सिर्फ पिछले 10 दिन का हाल देख लीजिए। 10 दिन के अंदर रोज के केस 1 लाख से 2 लाख के पार पहुंच गए। 10 दिन के अंदर रोज मौत का आंकड़ा 2 गुना होकर 1000 के पार पहुंच गया। ऐसे ही चलता रहा तो आगे क्या होगा? क्या इसे रोकना किसी के बस की बात नहीं? शहर शहर लॉकडाउन की नौबत है। दिल्ली में इसी हफ्ते से वीकेंड लॉकडाउन लग गया है। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। जरूरी कामों के लिए कर्फ्यू पास लेकर निकलना होगा। मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। यूपी के 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू अब रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर दिया गया है। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर में यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया।
यूपी में 12वीं तक के सभी स्कूलों को 15 मई तक बंद कर दिया गया है। हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं 20 मई तक स्थगित हो गई हैं। ये करीब वैसी स्थिति है जो पहले महाराष्ट्र में थी, जहां नाइट कर्फ्यू से वीकेंड लॉकडाउन पर आए, लेकिन कोरोना नहीं रुका। फिर लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां लगानी पड़ी। क्या इसका असर होगा, और होगा तो कब होगा? अभी जो मॉडल्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मई में ये पीक होगा और मई एंड तक धीरे धीरे ठीक होगा। अब वो सम प्रिडिक्शन मॉडल्स ये भी कहा है कि महाराष्ट्र में it's almost coming to a peak and it will slowly settle down after some time. But वो some time क्या है is probably unpredictable because पहले वाले prediction models कोई भी सच नहीं निकला। 2 हफ्ता 2 वीक इसमें लगने वाला है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक तरह का तूफान है, साइक्लोन है। जो साइक्लोन तूफान जिस स्पीड से आता है जाता भी वापस उसी स्पीड से। सो हमारे को ये 3 से 4 हफ्ता पूरे हिंदुस्तान के लिए, महाराष्ट्र के लिए 2 हफ्ते के लिए तकलीफ है, बाकी कंट्री के लिए लगभग 1 महीना 4 हफ्ता की तकलीफ है। 4 महीना थोड़ा सा आपको इससे बच करके रहना है। मई तक यानी 1-1.5 महीने तो अभी मानकर चली। ये पहले ही कहा गया था कि 4-5 हफ्ते बहुत ही ज्यादा विकट स्थिति रहेगी। वही हो भी रहा है। किसी भी महामारी का ये इतिहास रहा है, दूसरी लहर बेहद खतरनाक होती है। वो जो 100 इयर्स पहले जो हुआ है उसमें आपने देखा है ना, स्पेनिश फ्लू में एक पहला वेव था, सेकंड वेव जरूर आई, उसके बाद तीसरा वेव भी आई है और तीसरा वेव पहली वेव से भी ज्यादा था पर सेकंड वेव से कम था, उसके बाद खत्म हो गए। और वो 100 इयर्स पहले और अब हमारे पास क्या फर्क क्या है? एक है वैक्सीन और दूसरा है कि जो मेडिकल टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, जैसे वी डील विद क्रिटिकली केयर, क्रिटिकल इल पेशेंट्स जैसे हम करते हैं, वो अच्छी तरफ उसमें एडवांस आई है। पर बिहेवियर में तो कोई देयर इज नो चेंज, ह्यूमन बिहेवियर सेम ही है। कोरोना की दूसरी लहर दूसरी महामारियों की तरह कितनी तबाही मचाएगी, इसका अंदाजा लगाकर ही एक्सपर्ट्स कांप जाते हैं। क्योंकि एक तरफ लोग हैं जो मानते नहीं, एक तरफ सरकारें हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं। कब तक कम होएगा वो तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं, और बहुत सारे रीजंस में जो इस समय जो कुंभ मेला है, जो इलेक्शन रैलीज हैं, जो स्टेट्स इलेक्शंस के लिए जाने वाले हैं, उन सब में जितनी क्राउडिंग हो रही है, उन सब का कॉन्सिक्वेंस तो हम लोग शायद देखने वाले हैं। आप देखिए जो फार्मर्स रैली हुई थी, उसके बाद जो नंबर्स दिल्ली, पंजाब में उन जगहों में नजर आए, ये सारा परिणाम था जो अनकंट्रोल्ड क्राउड जो सारे समय एक जगह पर इकट्ठा बना रहा। कोरोना पर कोई भी पाबंदियां काम नहीं करेंगी अगर सब ऐसे ही बेफिक्र रहे, और बेफिक्री में कोई कमी है भी नहीं। कुंभ के लिए कह दिया गया कि कुंभ तो चलेगा, 30 अप्रैल तक चलेगा। 5 दिन में 1700 लोग हरिद्वार कुंभ में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कुंभ में आए निर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर कपिल देव की कोरोना से मौत हो गई। पिछले 2 शाही स्नान में 48 लाख लोगों ने डुबकी लगाई। ये लोग वापस अपने अपने राज्यों में आएंगे तो क्या संक्रमण बढ़ने का खतरा नहीं होगा? अब से लेके एक 4-6 हफ्ते में, 8 हफ्ते में, शायद 2 महीने के अंदर परिस्थिति चेंज हो जाती। जब से एपिडेमिक्स की हिस्ट्री है, सेकेंड वेव तो फर्स्ट वेव से हमेशा ही ज्यादा घातक रहा है, कम तो नहीं रहा है। तो अगर जो ये बढ़ता रहा, चलता रहा, तो शायद बजाय इसके कि 2 महीने में खत्म हो जाए, उसको शायद और कई महीने लगे। मगर ये हमारे हाथ में है। ऐसे ही कुंभ चलेगा, ऐसे ही चुनाव चलता रहेगा, ऐसे ही रैलियां होती रहेंगी, ऐसे ही आंदोलन और भीड़ जुटती रहेगी, तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि कोरोना की दूसरी लहर कहां और कब जाकर रुकेगी। और जिस तरह से अगर हमारा कोविड बिहेवियर अगर ढंग का नहीं रहता है, हम अगर सेल्फ लॉकडाउन को अडॉप्ट नहीं करते हैं, इसमें आश्चर्य की बात नहीं होगी कि हर स्टेट में पर डे के 1 लाख से ज्यादा केस हो सकते हैं, हर स्टेट। जो परसेंटेज जो चेंज है आप देखिए कितनी एक्सपोनेंशियल है ना। सो इट वाज लाइक 11, सो देन 14, 13,000 समथिंग, देन एकदम से 17,000, ऑलमोस्ट 3-4,000 का। उस हिसाब से देखे तो आज मे बी 20,000, मे बी इट विल गो टू 25। तो हम कुछ लोग तो कहते हैं कि 30-35,000, बट ये सच है या नहीं है मुझे नहीं पता। बट इफ वी लुक एट एंड हम अगर इफ वी गेयर अप फॉर द वर्स्ट, तो एटलीस्ट वो अगर होगा तो हमारे पास वक्त होगा उसको टू डील विद दैट सिचुएशन। तो आई थिंक वी शुड एक्सपेक्ट दैट नंबर्स
and not be lackadaisical or complacent. तरीके बदलने होंगे, तैयारियां और बढ़ानी होंगी, क्योंकि जैसे भयानक हालात हैं उसमें कई राज्यों में अगर 1-1 लाख केस का अनुमान लगाया जा रहा है तो आने वाले दिनों का हाल अभी से जान लेना बहुत मुश्किल नहीं है। आज तक ब्यूरो। 5 राज्यों के चुनाव भी कोरोना के सुपर स्प्रेडर इवेंट साबित हुए हैं। चुनावों में जब नेता रैली कर रहे थे, उनके समर्थक रैलियों में झूम रहे थे, उस समय कोरोना वायरस भी संक्रमण वाली रैली कर रहा था। करीब 1.5 महीने से जारी चुनावी उत्सव डरावना साबित हो रहा है। आने वाले समय में स्थितियां बिगड़ने की आशंका है। पश्चिम बंगाल के आंकड़ों पर आधारित ये ग्राफ देखिए। 1 मार्च को एक्टिव केस 3,293 थे, रोज 198 केस सामने आ रहे थे। इसके बाद चुनावी संग्राम शुरू हो गया। 27 मार्च को बंगाल में पहले चरण का मतदान था, तब 4,608 एक्टिव केस थे और 812 केस रोज आ रहे थे। 1 अप्रैल को दूसरा फेज था, तब 6,513 एक्टिव केस थे, रोज 1,274 केस आने लगे। तीसरे फेज तक इस संख्या में करीब 2 गुना और चौथे फेज तक 4 गुना इजाफा हुआ। 14 अप्रैल की स्थिति भी देख लीजिए, 32,621 एक्टिव केस, हर रोज 5,892 नए केस। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, कोरोना संक्रमण भी बढ़ता गया। इसके और कारण भी होंगे, लेकिन बेफिक्री से चल रहा चुनावी कार्यक्रम भी इसकी एक वजह तो है ही। सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, बाकी के चुनावी राज्यों का भी यही हाल है। 1 अप्रैल से 14 अप्रैल के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 15 दिनों में पश्चिम बंगाल में 4 गुना ज्यादा केस आए, तो असम में 5 गुना ज्यादा केस आए। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में करीब 1.5 से 2 गुना ज्यादा केस आए। अगर भारी भीड़ जुटाकर सभाएं नहीं की जाती तो लोगों की जान पर खतरा न आता। इसमें तमाम राजनीतिक पार्टियों, नेताओं, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है। पूरे देश में कोरोना से हाहाकार है, लेकिन बंगाल में न रैलियां रुकी, न रोड शो, न प्रचार। देश में इतना बड़ा संकट है, लेकिन ऐसा लगता है बंगाल जैसे किसी दूसरे देश में। किसी को कोई परवाह ही नहीं, ना उन लोगों को जो पार्टियों के कर्ता धर्ता हैं, ना उन लोगों को जो रैलियों और सभाओं में भीड़ ला रहे हैं, और ना उन लोगों को जो चुनाव के कर्ता धर्ता हैं। बंगाल में बाकी चरण के चुनाव एक बार में ही कराने की मांग हुई है, लेकिन चुनाव आयोग ने कह दिया कि ऐसा कोई प्लान नहीं। बस शुक्रवार को बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी सभी पार्टियों से एक मीटिंग करेंगे और ये कहेंगे कि प्रचार में कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाए। लेकिन ये बात किसने मानी है और आगे कौन मानेगा, ये सबको पता है। सोच यही है कि प्रचार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, भले बंगाल में कोरोना की रफ्तार कितनी भी बढ़ती जाए। बंगाल में एक दिन में करीब 6-6 हजार तक केस मिल रहे हैं। पहले चरण के चुनाव से चौथे चरण के चुनाव तक 20 दिन के अंदर रोज के 7 गुना केस बढ़े हैं। रैलियों से केस बढ़ने का डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सवाल तो ये है कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से सब बेपरवाह क्यों हैं, जबकि रोज केस बढ़ रहे हैं। उम्मीदवारों की जान तक जा रही है। इसी में पहला नाम रिजाउल हक का है, जिनकी आज कोरोना से मौत हुई है। वो मुर्शिदाबाद की शमशेरगंज सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। 3 दिन पहले तक रिजाउल हक इसी तरह प्रचार के लिए निकलते थे, घर घर जाकर लोगों से बेफिक्र होकर मिलते थे। मास्क लगाना भी वो जरूरी नहीं समझते थे। इसी लापरवाही का नतीजा है कि रिजाउल हक की अचानक तबीयत बिगड़ी, वो कोरोना संक्रमित मिले। उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कोरोना ने उनकी सांसें छीन ली। अगर ये सब देखने और सुनने के बाद भी कोई मानता नहीं, नियमों पर ध्यान नहीं देता, भीड़ जुटाता है और रैलियों की तस्वीरें देखकर गदगद होता है, तो ये अपराध से कम नहीं है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जबकि सब ये जानते हैं कि हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा करने से संक्रमण फैलने का पूरा खतरा है और ये बंगाल में आगे वही हालात बना देगा जो देश के कई राज्यों और शहरों में फिलहाल बना हुआ है। मुर्शिदाबाद में गोपाल ठाकुर के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल बिहार चुनाव से पहले भी आशंकाएं उठी थी, क्योंकि उस समय पहली लहर के बाद का समय था। बिहार चुनाव के समय जो थे मामले शायद धीरे बढ़ रहे थे और उसने अति आत्मविश्वास दे दिया। दूसरी लहर के दौरान एक और चुनाव जो कि बहुत ज्यादा संक्रामक साबित हो रहा है। पहली लहर के दौरान एक कोरोना संक्रमित मरीज अपने संपर्क में आने वाले 30 से 40% लोगों को संक्रमित कर रहा था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर बहुत भयानक है। इस बार एक संक्रमित मरीज अपने संपर्क में आने वाले 80 से 90% लोगों को संक्रमित कर दे रहा है।
इसी बात को आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स की एक स्टडी के जरिए समझते हैं। इसमें कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। इसके अनुसार भारत की R0 वैल्यू यानी दूसरों को संक्रमित करने की दर बढ़ रही है। साधारण भाषा में इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति पहले के मुकाबले ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा है। अक्टूबर 2020 से फरवरी 2021 की शुरुआत तक भारत का R0 नंबर 1 से नीचे था, यानी एक संक्रमित व्यक्ति हद से हद एक ही व्यक्ति को संक्रमित कर रहा था। लेकिन फरवरी 2021 के आखिर में R0 नंबर 1 से ऊपर रहने लगा, यानी एक संक्रमित व्यक्ति एक से अधिक लोगों को संक्रमित करने लगा और 27 मार्च 2021 को R0 नंबर 1.26 हो गया, जो मई 2020 की वैल्यू के बराबर था। और अब पूरे भारत की संक्रमण दर करीब 1.5 है। यहां यह भी देखना होगा कि अलग अलग राज्यों में किसी कोरोना संक्रमित मरीज की दूसरों को संक्रमित करने की दर कैसी है। इस मामले में बिहार नंबर 1 है। बिहार का R0 नंबर 3 है, यानी एक व्यक्ति 3 लोगों को संक्रमित कर रहा है और फिर वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश है, जिसकी संक्रमण दर 2.77 है, यानी एक व्यक्ति 2 से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और दिल्ली का भी यही हाल है। झारखंड की संक्रमण दर 2.35 है, छत्तीसगढ़ की संक्रमण दर 2.16 है और दिल्ली की 2.15। इस समय बच्चों पर भी कोरोना का बड़ा खतरा है। वायरस पिछले 1 साल में स्मार्ट हो गया है, बच्चों पर हमला कर रहा है। 16 साल से कम उम्र के केस पहले से ज्यादा सामने आ रहे हैं। आईसीएमआर के अनुसार हर 100 में से कम 4 ऐसे मरीज हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम है। 1 मार्च से 4 अप्रैल के बीच 5 सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में सामने आए 79,688 केस बच्चों के हैं। इनमें से महाराष्ट्र में 60,000 से ज्यादा, छत्तीसगढ़ में 5,940, कर्नाटक में 7,327, उत्तर प्रदेश में 3,004 और दिल्ली में बच्चों के 2,733 केस आए। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को भी जबरदस्त इन्फेक्शन हो रहा है। गुजरात की सूरत में तो 14 दिन के नवजात बच्चे ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। जिंदगी से इस बच्चे की लड़ाई 11 दिन तक चली, अंत में सांसें जवाब देगी। 7 अप्रैल को सूरत में ही 13 साल के बच्चे की मृत्यु हुई थी। आज इन गंभीर हालात पर मैंने रिपोर्ट तैयार की है। इसमें आपके मन में उठने वाले तमाम सवालों के जवाब हैं। बच्चों पर कितना खतरा है, आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए। कोरोना के दूसरे दौर में कहर का सबसे बड़ा पहलू यह है कि इसने बच्चों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। हालांकि पहले वेव में भी बच्चों के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन दूसरे वेव में यह बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका है। हम एक बच्चों के अस्पताल में है, चाचा नेहरू हॉस्पिटल, जो कि दिल्ली में स्थित है, और यहाँ पर बच्चों को आम एडमिशन के लिए यानी कि दूसरी बीमारियों के लिए भी जाने से पहले यहाँ कोविड टेस्ट के जरिए गुजरना पड़ता है। भीड़ की संख्या देखकर इस हिसाब से अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर भी एक नॉन कोविड फैसिलिटी होने के बावजूद यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर है। अगर कोई कोविड भी आता है पॉजिटिव, तो उन बच्चों को भी बड़ों के अस्पताल में ही, जो कि कोविड डेजिग्नेटेड है, वहां पहुंचाना पड़ता है। एक बहुत बड़ी चुनौती इस समय जो मेडिकल जगत है उसके लिए भी है, क्योंकि न तो वैक्सीन के ट्रायल्स बच्चों पर हो पाए, क्योंकि पहले वेव में बच्चों पर प्रभाव ही नहीं पड़ता था इस वायरस का, और अब दूसरे वेव में प्रभाव ऐसा पड़ा है कि वैक्सीन के ट्रायल्स इन पर हुए नहीं है और रेमडेसिविर जैसी दवाएं जो हैं वो बच्चों पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती हैं। लेकिन समझना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से आप ख्याल रख सकते हैं। डॉक्टर जावेदू, बच्चों के जितने तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, आप लोग क्या प्रोटोकॉल यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि बच्चों में भी वही सिम्टम्स हैं जो नॉर्मली एक अडल्ट में भी प्रेजेंट कर रहे हैं। बच्चों में नॉर्मली सारी बीमारियां जो हैं बुखार के साथ, लूज मोशंस, वॉमिटिंग्स, खांसी सर्दी के साथ होती हैं, और अभी भी जो केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें यही देखा गया है कि या तो उनको लूज मोशंस, वॉमिटिंग्स थे, या थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सर्दी खांसी थी, बुखार था। तो प्रॉब्लम सारे वही है। मैम, एक चीज समझना चाह रहे हैं आपसे कि वो जो पहला वेव आया था तब भी क्या, क्योंकि प्रोटोकॉल तो हर जगह यही है, एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है, यहाँ आप लोग टेस्ट करने के बाद एडमिट करते हैं, उस समय कितने पॉजिटिव केस आ रहे थे जो आपको कोविड हॉस्पिटल्स में रिफर करने पड़ रहे? उस पूरे दौरान पे हमारे यहाँ करीबन 40-50 बच्चे आए होंगे पॉजिटिव पूरे दौरान। और अब क्या स्थिति है? अभी ये है कि डेली हमारे पास 3-4 बच्चे पॉजिटिव आ रहे हैं।
और कोई एज ग्रुप है इनका? एज ग्रुप न्यूबॉर्न से लेके 7 साल, 8 साल, 10 साल सभी में आ रहा है पॉजिटिव। तो एज सच कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप नहीं है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले एक न्यूबॉर्न भी पॉजिटिव आ गया जो 2 दिन का था, 3 दिन का था। तो कोई ऐसा स्पेसिफिक एज ग्रुप नहीं है, लेकिन सारे बच्चों में पॉजिटिव आ रहा है। मैम सबसे बड़ी चीज बचाव कहा जाता है कि मास्क पहने। अब ये छोटा सा बच्चा हम देख रहे हैं, ये तो इसके नाक पर कहाँ से मास्क होगा, क्या इसमें बचाव करेंगे? बेसिकली बहुत मुश्किल है। 2 साल के बच्चों को तो से नीचे की उम्र को हम एडवाइस भी नहीं करते हैं कि मास्क पहने, क्योंकि मास्क पहनने से और थोड़ा सफोकेशन होता है। पर फिर भी हमने देखा काफी सारे पेरेंट्स ने बड़ा इनोवेटिव से आइडिया निकाले हैं। कुछ ने अपने बच्चों को ऐसे स्क्रीन जैसा लगा दिया है व्हेन दे आर कमिंग, कुछ अपने बच्चों को कवर करके लेके आते हैं जो हल्का सा फेस उनका कवर है। और एडवाइजेबल तो यही है कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो आप अस्पताल में बच्चे को लेकर मत आइएगा, क्योंकि कई बार बहुत छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स के लिए भी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं अस्पताल में। बच्चा खाना नहीं खा रहा, भूख नहीं लग रही है, इस तरह की चीज़ों के लिए नहीं आए। जब तक अवॉइड करना चाहिए, अभी बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जितना भीड़ से दूर रखेंगे, जितना डिस्टेंसिंग रखेंगे, जितना हैंड वॉशिंग सिखाएंगे बच्चे को या हाथ क्लीन करें, मास्क कोशिश करें कि फेस और नाक बंद रह सके, बहुत भीड़ भाड़ के एरिया में ना जाएं, उतना बेटर होगा। मैम ये चीज समझाइए कि चूंकि अभी तो 8 महीने से कम बच्चों को भी ये लक्षण अब दिख रहे हैं, अगर कोई घर में ही हो, बाकी कोई चीज नहीं, लेकिन अगर एक पेरेंट को ऐसा लगे कि कहीं मुझे अपने बच्चे को कोविड टेस्ट तो नहीं कराना चाहिए, कौन से वो लक्षण है, कौन सी वो परिस्थितियां हैं जिसमें माँ बाप को जाके टेस्ट करा लेना चाहिए? अगर बच्चे को बुखार आ रहा है, बच्चा सुस्त हो रहा है, बच्चे को दस्तें लग रही हैं और बच्चा कभी कभी उल्टी भी कर रहे हैं, ये जो अभी जो स्ट्रेन आया है उसमें बहुत ज्यादा दस्त और उल्टी के साथ बच्चे आ रहे हैं, तो इन बच्चों का टेस्ट जरूर करा लें। हाँ, क्योंकि जितना स्प्रेड अभी चल रहा है कम्युनिटी में, उसमें हमारा सबसे पहला डिफरेंशियल डायग्नोसिस कोई भी बीमारी का कोविड है, तो सबसे पहले आप कोविड टेस्ट तो कराना ही चाहिए उस स्थिति में। तो एक डॉक्टर के तौर पर आप क्या ये कहना चाहेंगी कि अगर अच्छे से घर में प्रिकॉशंस लिए जाएं तो इस वेव से भी निकल जाएंगे ठीक से जो बच्चे? एक्चुअली इसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस ही है। जनरल पब्लिक सबके लिए मैं अभी एक ही चीज़ देना चाहती हूँ कि मास्क अभी सबसे बड़ा वैक्सीनेशन है। कोई भी चीज़ किसी भी इंसान को नहीं बचा रहा सिवाय मास्क के। अगर आप मास्क अच्छे से पहने हुए हैं, मास्क पे बार बार हाथ नहीं लगा रहे हैं, मास्क से नाक बंद है और घर से जब बाहर निकलने के बाद घर जा रहे हैं अच्छे से हाथ धोइए, कपड़े चेंज करिए, मास्क बदलिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब क्योंकि अडल्ट्स हमारी जो सावधानी है वो घर के बच्चों को बचाए। बिल्कुल। किस एज ग्रुप के बच्चों को क्या कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स दिए जा सकते हैं अभी बचाव के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए? तो नॉर्मली हम बच्चों को इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स बोले जाते हैं, जैसे विटामिन डी है जो इम्यूनिटी बूस्टर होता है, वो हम बर्थ के बाद सारे बच्चों में नॉर्मली इट्स इंडिकेटेड टू गिव विटामिन डी। सो विटामिन डी एक रूटीन डोज जो है वो हमारी उसमें हम दे सकते हैं। विटामिन सी जो है वो एक नॉर्मल जो मात्रा में हमें चाहिए होता है बच्चों को देने के लिए, वो तो उन्हें देना ही है, जिसमें फलों में सब्जियों में उसमें मिलता है विटामिन सी। फिर भी विटामिन सी देने में कोई हर्ज नहीं है। अगर विटामिन सी की टैबलेट्स बच्चे च्यू कर लें, चूसने वाली गोलियां होती हैं, तो इट्स वेरी गुड, बिकॉज विटामिन सी सबसे इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी बूस्टर के लिए। तो विटामिन सी, विटामिन डी दोनों ही बहुत इफेक्टिव है इम्यूनिटी के लिए। और बच्चों को लगभग कितना mg प्रिस्क्राइब होता है? ये एज के हिसाब से होता है, पर जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनमें हम विटामिन डी जो होता है वो 400 से 800 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, तो उतना आप दे सकते हैं। पहले दौर में बच्चों को अधिकतर ये समझा गया कि वो कोरोना जो वायरस है उसको सुपर स्प्रेडर के तौर पर दूसरे अडल्ट्स तक ले जा रहे हैं उस संक्रमण को, लेकिन इस बार बच्चे खुद संक्रमित हो रहे हैं, इसीलिए एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। जिनको संक्रमण है उन्हें किस स्थिति में आपको अस्पतालों तक ले जाना चाहिए और जिनको संक्रमण नहीं है उन्हें किस तरीके से बचाना चाहिए। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। कोरोना की दूसरी लहर में मास्क पहनकर और दूरी बनाकर रखने से ही खतरे को टाला जा सकता है। डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट लगातार मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन मास्क पहनने को लेकर लोग लापरवाह हैं, सब चलता है वाली सोच है। ऐसे में 2 मिनट की इस रिपोर्ट से ये समझ लीजिए कि कौन सा मास्क पहनना है और कैसे पहनना है। कोरोना को देश में डेरा जमाए अब 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया, लेकिन अब तक मास्क वाला सही आचरण लोग सीख नहीं पाए। कई लोग तो मास्क लगाते ही नहीं हैं, कोई टोक दे तो मुंह फूल जाता है।
डॉक्टर और एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं नाक और मुंह दोनों ढकें, मास्क लगाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है मास्क की बात करें तो वो मास्क पहनने का तरीका है। मैक्सिमम टाइम में मास्क जो होता है वो यहाँ पे रखा होता है इस ढंग से चिन के नीचे, और कोई भी मास्क ऊपर नहीं लगाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मास्क की वैरायटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको पहनने का तरीका आना चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि हमें कौन सा मास्क पहनना चाहिए और मास्क पहनने का सही तरीका क्या है। मास्क कोई भी पहने, लेकिन नाक और मुंह दोनों का ढकना जरूरी है। सिंगल लेयर मास्क की यूटिलिटी न के बराबर है, यानी मास्क ट्रिपल लेयर तो होना ही चाहिए। सर्जिकल मास्क पहनने की कोशिश होनी चाहिए। यह मास्क सस्ता भी होता है और 3 लेयर से बना भी होता है। अगर N95 या N99 मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें वॉल्व नहीं होने चाहिए। मास्क इतना फिट होना चाहिए कि उसके साइड से हवा न जा सके। मास्क के आगे वाले हिस्से को बार बार छूना नहीं चाहिए। ऐसा करेंगे तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ेगा। होगा कि N95 मास्क हो या ऐसे मेडिकल मास्क हो जिससे और ज्यादा बेहतर हो, पर अभी जो हम देख रहे हैं कि कोई भी मास्क नहीं पहन रहा है, इससे अच्छा कपड़े का मास्क जो है उसको पहनना बहुत बेहतर है। यानी 3 लेयर से कम का मास्क ना पहने, और मास्क पहने तो ठीक से पहने। सिर्फ रस्म अदायगी के लिए मास्क पहनना मकसद ना हो। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। एक मुसीबत यह भी है कि इतनी बड़ी संख्या में संक्रमण होने के समय पर टेस्ट की व्यवस्था फेल हो रही है। आरटी-पीसीआर टेस्ट से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। ये राजधानी लखनऊ के सिविल अस्पताल का वीडियो है। 2 गज की दूरी 2 कोस पीछे छूट गई। भीड़ जबरदस्त है, सब एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं। सब कोरोना टेस्ट कराने आए। जो इस वीडियो को देखेगा वो जरूर डरेगा, बीमार हो या ना हो। लेकिन यहाँ हाल ये है कि लौटेंगे तो बीमार होकर ही लौटेंगे। सरकारी अस्पतालों की हकीकत यही। कोरोना गाइडलाइन, प्रोटोकॉल ये सिर्फ कागजों की शोभा बढ़ाते हैं। जमीनी हकीकत ये है कि लापरवाही चरम पर है और सुरक्षा वरक्षा सब मन का वहम है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ में सरकार और प्रशासन के आगे कोरोना की टेस्टिंग और अस्पतालों में पूरे इंतजाम एक बड़ी चुनौती के साथ सामने आ रही है। हम मौजूद है लखनऊ के लोहिया अस्पताल में, जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से लंबी लाइनें लोगों की लगी है जो कोरोना की टेस्टिंग के लिए आए हैं। लखनऊ के लोहिया अस्पताल का हाल देखिए। टेस्टिंग सेंटर पर लंबी कतार लगी है। मरीजों का आरोप है कि टेस्टिंग के लिए आधे से कम काउंटर खोले जा रहे हैं। मरीजों को 3-3 घंटे का वक्त तो सिर्फ पर्ची कटाने में ही लग रहा है। बताइए, लोगों का सिस्टम से भरोसा क्यों नहीं उठेगा? इतने काउंटर गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, लेकिन वो 2 ही केवल खुले हुए हैं और इनको इतनी अकल नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड बता रहे हैं कि इतने बदतमीज हैं स्टाफ कि इनको पूरे काउंटर खोलने चाहिए। जब इतनी लंबी भीड़ है, एक कोई मरीज आ रहा है उसको कम से कम 3 घंटे। इस समय काउंटर यहाँ पे चल रहे हैं, केवल 2 काउंटर चल रहे हैं। कि अफसर मान रहे हैं कि कोरोना को लेकर लोगों में डर ज्यादा है, लिहाजा वो लोग जो एहतियातन जांच कराना चाहते हैं, सिर्फ ऐसे लोगों की जांच में देरी हो रही है। इनके यहाँ कोई पॉजिटिव पेशेंट नहीं है, उनके अंदर शायद कोई भय व्याप्त है, तो वो जो है वो भी जो है वो रिक्वेस्ट डाल रहे हैं टेस्टिंग की। तो इस वजह से उनकी टेस्टिंग, जिनके यहाँ कोई पॉजिटिव नहीं है, उसमें जो है वो हम लोग थोड़ा सा टाइम लेते हैं। लेकिन जहाँ पर जो भी पॉजिटिव केस है, उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उनकी टेस्टिंग जो है जैसे पहले होती रही है वैसे ही अभी भी हो रही है। कोरोना की दूसरी लहर के असर से असंगठित क्षेत्र की नौकरियों पर संकट आ गया है। मार्च के मुकाबले अप्रैल में बेरोजगारी दर में बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। देखिए। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर बढ़ने के साथ ही अर्थव्यवस्था और नौकरियों को भी नुकसान हो रहा है। चंद सेक्टर्स में तो इसके असर से तेजी आई है, लेकिन ज्यादातर सेक्टर्स को नुकसान भी हो रहा है।
सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के मुताबिक 11 अप्रैल को खत्म हफ्ते में शहरी बेरोजगारी दर 9.81% हो गई है। 28 मार्च को खत्म हफ्ते में बेरोजगारी दर 7.72% थी, यानी मार्च के 7.25% के मुकाबले अप्रैल में बेरोजगारी दर 10% हो गई है। इन आंकड़ों से साफ है कि कोरोना के चलते नौकरियों में आई कमी जिस आर्थिक रिकवरी में सुधरी थी उसमें फिर कमी हो गई है। शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी हालात खराब होते जा रहे हैं। CMIE के मुताबिक 28 मार्च को राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 6.65% थी, जो 11 अप्रैल को 8.5% पर पहुंच गई। इस दौरान ग्रामीण बेरोजगारी दर भी 6% से बढ़कर 8% हो गई। जानकारों का मानना है कि नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन जैसे कदमों से असंगठित क्षेत्रों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। बट लास्ट क्वार्टर में इकोनॉमी रिवाइव हुई, जॉब्स वापस आई और लोगों ने वापस आके अपनी कंपनीज ज्वाइन करी। बट जैसे दोबारा एक तरीके का लॉकडाउन की आशंका हो रखी है, संभावना बढ़ रखी है कि लॉकडाउन होगा, तो अब वापस एक तरीके से लोगों में डर बैठ गया है। लोग अपने जॉब्स को लेके थोड़ा अनसर्टन महसूस कर रहे हैं। हायरिंग कंपनीज ने रोक दी है और कई कंपनीज ने हायरिंग एकदम फ्रीज कर दी है। इन नौकरियों के जाने की वजह व्यापार कारोबार में आई गिरावट है। व्यापारी संगठनों के मुताबिक मौजूदा पाबंदियों से रिटेल व्यापार 30% घटा है। दूसरी लहर में लगे प्रतिबंधों से 46,000 करोड़ का नुकसान दुकानदारों को होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन असली चुनौती यही है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा कारोबार को ऑनलाइन किया जाए, जिससे केवल अनिवार्य सेवाओं के लोगों की आवाजाही बनी रहे और कोरोना का असर कम किया जा सके। मिसाल के तौर पर एजुकेशन इंडस्ट्री को कोरोना से बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन ने इसकी भरपाई की है। हाल ही में आई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस यानी OUP ने भारत की ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में हुई तरक्की की तारीफ की है। जानकारों का ये भी मानना है कि भारत ने तेजी से ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को अपनाने और उसे सफलता के साथ लागू करने में सफलता हासिल की है। इन कोरोना के कारण जो ये रिवोल्यूशनाइजेशन हुआ है ऑनलाइन एजुकेशन का, इससे भारत में बच्चों को बहुत बेनिफिट मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है और जो लोगों के मन में एक रेजिस्टेंस थी ऑनलाइन एजुकेशन को लेके, वो भी काफ़ी हद तक दूर हुई है। जो एजुकेशन पोर्टल्स हैं या जो एजुकेशन डिलीवरी सिस्टम्स हैं वो भी बहुत अच्छे हुए हैं, जिसमें नई नई चीज़ों का प्रयोग करा जा रहा है। ICT के माध्यम से जो इंटरनेट और कम्युनिकेशन टेक्निक्स यूज़ करी जा रही हैं बिल्कुल लेटेस्ट है। और आज हमारे बच्चे जो लेटेस्ट एजुकेशन है, जो वर्ल्ड में सबसे अच्छी एजुकेशन कहीं भी मिल सकती है, वो आराम से ले सकते हैं। हालांकि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि देश में डिजिटल एजुकेशन के लिए जरूरी उपकरणों तक सबकी पहुंच नहीं है। दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी ने भी इसको पूरी तरह से अपनाए जाने के विचार को भी कमजोर किया है। मतलब क्योंकि अभी संकट का समय है तो उसमें एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है, लेकिन इसके कुछ कमियां हैं। जैसे कि बच्चे एक तो बहुत एकांत महसूस करते हैं, एक अकेले बैठ के पढ़ने में और सबके साथ पढ़ने में बहुत शिक्षा का स्तर अलग हो जाता है। और फिर जब एक अध्यापक आपके सामने बैठ के बच्चों को ऑब्जर्व करते हुए, उनको देखते हुए पढ़ा रहे होते हैं, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें वैसे ही हर बच्चे के अकॉर्डिंग उसको समझाते हैं। लेकिन ऑनलाइन में हम बस एक बैठ के वीडियो देखना या लेक्चर सुनना, वो वाली बात में वो पढ़ाई वाली बात मतलब वो नहीं हो पाता है। खैर, ये कमियां देर सवेर दूर हो जाएंगी, लेकिन ये मिसाल साबित करती है कि माहौल के मुताबिक खुद को ढालना कितना जरूरी है। ऐसे में बाकी सेक्टर्स को भी बदलाव को समझकर फैसले लेने होंगे, जिससे कोरोना से बचा भी जा सके और रोजगार को भी बचाया जा सके। आज तक ब्यूरो। इकोनॉमी की रिकवरी के असर से जनवरी मार्च में घरों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई, लेकिन अब कोरोना की दूसरी लहर के कहर से इस बार फिर से नवरात्र का जो त्योहार है उसके फीका होने का खतरा बढ़ गया। घरों की बिक्री के लिहाज से जनवरी मार्च तिमाही ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन इस प्रदर्शन के कोरोना काल की दूसरी लहर में जारी रहने की गारंटी नहीं है। दरअसल बीते साल कोरोना की मार में रियल एस्टेट की बिक्री 50% तक लुढ़क गई थी। ये 50% भी अक्टूबर, दिसंबर और फिर जनवरी मार्च तिमाही के शानदार प्रदर्शन के बूते हासिल हुआ है। नाइट फ्रैंक और एनरॉक के बाद 99acres.com की रिपोर्ट में दावा किया गया है
कि जनवरी मार्च तिमाही में देश में घरों की बिक्री में 20% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन दूसरी लहर के असर से हैदराबाद और बेंगलुरु में रिकवरी धीमी हो गई है। हालांकि चेन्नई और कोलकाता में घरों की मांग प्री कोविड लेवल के पार चली गई है। कोविड की दूसरी लहर के बावजूद मार्च में दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और पुणे में घरों की मांग में मजबूत ग्रोथ देखी गई है। लेकिन ये प्रदर्शन अब बीती बात हो गया है। रियल एस्टेट का सबसे बड़ा महोत्सव यानी नवरात्र शुरू हो गए हैं और डिस्काउंट्स और ऑफर का भी ऐलान हो गया, लेकिन जिस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, उसमें ग्राहकों के लिए प्रोजेक्ट साइट पर आकर घर देखना आसान नहीं है। हालांकि डेवलपर्स का दावा है कि रियल एस्टेट अब डिजिटल हो गया है और यहां पर ऑनलाइन बिक्री का ट्रेंड देखा जा रहा है, जो कोरोना की दूसरी लहर को बेअसर करने के लिए तैयार है। प्रॉपर्टी खरीदने का जो प्रोसेस है वो करीब 1 से 2 महीने का होता है, कि पहले साइट विजिट भी की जाती है, उसके बाद फाइनल किया जाता है, तो करीब 2 महीने का प्रोसेस लगता है। तो अभी जहां पर साइट विजिट्स हो चुकी हैं, तो वो क्लोजर के फेज में जो है वो अभी अगर कोरोना 1 से 2 महीने चलता है तो भी वो चीजें मैनेज हो जाएंगी। लेकिन अगर से आगे बढ़ता है कोरोना सेकेंड वेव, तो हो सकता है कि कीमतों में रुकावट आए, सेल्स में रुकावट आए। खबरदार में आज के लिए इतना ही, लेकिन कहीं भी कभी भी सबसे तेज खबरों के लिए लॉग ऑन करें aajtak.in पर या डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप।